हे चैम्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ ऑर्गेनिक हेरोसिक्स सीरीज, जहाँ पे आज हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स कंप्लीट कर रहे होंगे क्योंकि एक यही चैप्टर में बच गया था इस सीरीज़ में। आज मेरे को एक गैप मिला है अपने सेमेस्टर के बीच, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। तो बिना कोई देरी के वीडियो में आगे चलते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं और फिर आप इसको बार बार रिवाइज करना, क्योंकि इस बार बायोमॉलिक्यूल से काफ़ी अच्छा वेटेज रहने वाला है। कम से कम भी तो 2 क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जो बाकी थियोरेटिकल पोर्शन है जैसे पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब हटा दिया गया है। तो चैप्टर्स रिड्यूस हो गए, तो उनको तो कहीं ना कहीं से थियोरेटिकल क्वेश्चन बनाने हैं, तो बायोमॉलिक्यूल से अच्छे क्वेश्चन बन के आएंगे। तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए और इसी यहीं पे आपको याद भी हो जाए। और बार बार जब आप 1-2 बार इसको रिवाइज कर लोगे तो आपको एक्जैक्टली ये चैप्टर आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तो बिना कोई देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आप बायोमॉलिक्यूल्स खोलते हो आपको इस चैप्टर का नाम दिखता है। तो बायोमॉलिक्यूल से आप क्या समझते हो? उसके नाम में ही है बायो मतलब लिविंग, मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको मिले। तो बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में मिलते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल डेफिनेशन ये हो गया। अब यहाँ पे 1-2 लाइन मैंने हाईलाइट कर दी है जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप देख लो कि अगर आपको कोई बोलता है कि लिविंग सिस्टम जो है वो नॉन लिविंग एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, तो ये सही है गलत है? तो एकदम सही है। ठीक है, हम लोग कोई भी एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने, और एटम मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं। जैसे आपकी बॉडी में H2O है, वाटर है, तो वो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनाए, तो सब इनऑर्गेनिक है। तो ये इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि अगर कोई बोलता है कि लिविंग सिस्टम इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक एटम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एकदम सही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, मेन चीज़ देखते हैं जो कि अपना कार्बोहाइड्रेट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्टिंग में जब कार्बोहाइड्रेट डिस्कवर किया गया तो ये माना गया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, मतलब कि वो कार्बन और H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसलिए उनका जनरल फॉर्मूला उन्होंने रख दिया स्टार्टिंग में कि CxH2OY को जो भी फॉलो करेगा वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स में आएंगे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही हम लोग और एडवांस होते गए, हमने और डिस्कवरी की, तो हमें और पता चला कि ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट तो हैं लेकिन इस फॉर्मूला में फिट नहीं आ रहे। ठीक है, उसका एग्जाम्पल था आपका रैमनोज। ठीक है, रैमनोज का फॉर्मूला ये है, अगर आप इसको फिट करना चाहोगे तो फिट नहीं कर पाओगे इसमें। ठीक है, तो आप ट्राई करके भी देख सकते हो, H2O इसमें खोल के देखना, आप फिट नहीं कर पाओगे इसमें। तो एक दिक्कत इसमें क्या है कि सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स इसको फॉलो नहीं कर रहे थे। मतलब कि बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी थे, जैसे कि रैमनोज। आपको एग्जांपल याद रखना है कि रैमनोज ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि CxH2OY वाले फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी क्या दिक्कत आई? दूसरी ये दिक्कत आई कि बहुत सारे नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी इसमें फिट हो रहे थे। जैसे कि एग्जांपल था इसका एसिटिक एसिड, जिसको आप जानते हो CH3COOH होता है। अगर उसको आप इस फॉर्म में लिखना चाहोगे तो C2H2O होल ट्वाइस में वो आ जाएगा, और ये इसको एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है। लेकिन आपको पता है एसिटिक एसिड तो कार्बोहाइड्रेट है नहीं, मतलब इस फॉर्मूला में दिक्कत थी और ये सही डेफिनेशन नहीं था कार्बोहाइड्रेट का। तो आपको इस पार्ट से क्या क्या पूछ सकते हैं? पहला कि कौन सा ऐसा नॉन कार्बोहाइड्रेट है जो कि CxH2OY को फॉलो करता है, तो एसिटिक एसिड आप दोगे। ठीक है, दूसरा वो आपको डायरेक्टली ऐसा एक फॉर्मूला लिख के दे सकते हैं। ऑप्शन में 4-5 ऑप्शन होंगे, पूछेंगे इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, तो आपको सारे के सारे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की तरह दिखेंगे, लेकिन आपको दिखना चाहिए, याद होना चाहिए कि C2H2O होल ट्वाइस जो है वो एसिटिक एसिड है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, दूसरा आपसे वो क्या पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता है। अभी तक मैं पूछा था इनमें से कौन सा नॉन कार्बोहाइड्रेट है जो कि इस फॉर्मूला को फॉलो करता है। अब मैं पूछ रहा हूँ इनमें से कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता है। तो आपका आंसर होगा रैमनोज, जिसका फॉर्मूला C6H12O5 होता है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ से क्वेश्चन बता दिए। तो असली डेफिनेशन क्या था फिर? असली डेफिनेशन हमें चाहिए होगा, क्योंकि अगर ये फेल हो गया तो हमें कुछ तो, कोई चीज़ अगर फेल होता है मतलब कि हम कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हैं। तो वो क्या चीज़ मिस कर रहे थे, जब हमने उसको पता किया तो हमारा सही डेफिनेशन निकल के आया। तो सही डेफिनेशन क्या आया? जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसमें एक एक लाइन आपको अच्छे से, एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से आपको ध्यान देना और एक्जैक्टली आपको रटा होना चाहिए। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स होते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद सेम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन दे दें। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट कैसा मॉलिक्यूल होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो अगर कभी आता है ये स्टेटमेंट कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो सही बात है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ये भी आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, ये भी सही बात है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि वो पहले से एल्डिहाइड कीटोन ना हो, लेकिन जब उनका आप हाइड्रोलिसिस करोगे तब वो जो बनाएंगे, तब जो वो प्रोडक्ट देंगे उसमें एल्डिहाइड कीटोन हो। मतलब कि जब आप मान लो जब आप पॉलीसेकेराइड देखोगे तो वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो यहाँ पे आपको पहले से एल्डिहाइड कीटोन नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कैसे है? जब इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो मोनोसेकेराइड यूनिट्स देगा और उसमें आपको एल्डिहाइड और कीटोन देखने को मिलेगा। तो इस डेफिनेशन का ये मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, या फिर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपके एल्डिहाइड या कीटोन्स दे दें। ठीक है, सिंपल। अच्छा, ये डेफिनेशन आपको रटा होना चाहिए। जो इसमें से पूछ सकते थे मैंने आपको बता दिया कैसे स्टेटमेंट्स यहाँ से बना सकते थे। उसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये देखो कि आप सबको पता है कि जनरली कि कार्बोहाइड्रेट्स जब आप टेस्ट करते हो तो थोड़ा स्वीट सा लगता है। ठीक है, तो उसका सबसे कॉमन एग्जांपल आप देखोगे आपके घर में जो चीनी यूज़ होता है, सुक्रोज। ठीक है, या फिर दूध भी आप पीते हो तो वो भी हल्का मीठा लगता है, तो उसमें लैक्टोज होता है। तो मिल्क शुगर आपको पता है लैक्टोज होता है, और अपने घर में जो यूज़ होता है सुक्रोज होता है। तो आप जनरली कह सकते हो कि जो
कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, लेकिन ये सब के लिए सही नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि सम कार्ब्स आर शुगर्स, सारे कार्ब्स शुगर्स नहीं होते हैं, ठीक है। वही मैंने लिखा है कि सारे के सारे कार्ब्स आपके स्वीट नहीं होते। इसका अभी अच्छा एक एग्जांपल देखिए जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपके पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो स्वीट नहीं होते हैं नेचर में। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन देखते हैं जो जिससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। यहाँ से जो पूछा जा सकता था मैंने आपको बता दिया। अब जो चांस है, अगर वो कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन बनाते हैं तो मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ कि हाइड्रोलिसिस जब हम कराएंगे तो कितने यूनिट्स पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस मतलब किसी चीज़ को तोड़ना, लाइसिस मतलब तोड़ना, और H2O के प्रेजेंस में तोड़ रहे हो तो आप उसको हाइड्रोलिसिस बोल रहे हो। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि H2OH+ के प्रेजेंस में अगर आप किसी चीज़ को तोड़ते हो तो हाइड्रोलिसिस आप उसको बोलते हो, ठीक है। तो जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, किसी चीज़ को तोड़ोगे तो कितने यूनिट्स पे टूट रहा है उसके बेसिस पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई किया, ठीक है। तो इसमें हमने बेसिकली 3 टाइप्स का क्लासिफिकेशन किया है। पहला है मोनोसेक्राइड, दूसरा है ओलिगोसेक्राइड, तीसरा है पॉलीसेक्राइड, ठीक है। अब मोनोसेक्राइड का क्या मतलब है, देखो नाम से पता चल रहा है। सेक्राइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट और मोनो का मतलब होता है एक यूनिट, मतलब कि जब आप इसको तोड़ोगे तो इसमें कोई भी यूनिट मिलेगा नहीं, ये ऑलरेडी एक ही यूनिट से बना है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि मोनोसेक्राइड का मैंने हाइड्रोलिसिस करवाया तो कितने यूनिट्स मिलेंगे, तो 0, क्योंकि वो पहले से एक ही यूनिट का बना है, तो उसको कहाँ से तोड़ लोगे आप। तो वही लिखा है कि मोनोसेक्राइड्स को आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। बाकी सबको याद होता ही है कि ग्लूकोज बहुत छोटा मॉलिक्यूल, आप जानते हो ग्लूकोज को आप फर्दर नहीं तोड़ सकते हो, क्योंकि जब आप डाइजेशन भी करवाते थे आप लास्ट किस पे तोड़ते थे, ग्लूकोज में, और उसको एब्जॉर्ब कर लेते थे। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, जिसको याद नहीं रहता है। बाकी इसका मैंने ट्रिक बना दिया यहाँ पे, GFR, आपको पता है GFR आप एक्सक्यूशन में पढ़ते हो, तो GFR से आप याद रख सकते हो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज आपके मोनोसेक्राइड्स आते हैं। और मोनोसेक्राइड्स होते क्या हैं जिसको हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक ही यूनिट है, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड, ओलिगो नाम से ओलिगो का मतलब होता है कम, ठीक है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, जब हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो कुछ यूनिट्स पे तो टूटेगा, लेकिन ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत सारे यूनिट्स निकलेंगे। जैसे पॉलीसेक्राइड जब तोड़ोगे तो बहुत सारे यूनिट्स निकलते हैं, लेकिन अगर ओलिगोसेक्राइड्स को तोड़ोगे तो इसमें एक रेंज दिया हुआ है कि वो 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स में टूट सकता है मैक्सिमम, मतलब मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 में टूटेगा। तो ऐसे आपके कार्बोहाइड्रेट जिसको जब आप हाइड्रोलाइज करवाते हो तो उसमें 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलते हैं, उसको आप ओलिगोसेक्राइड बोलते हो। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, ये रेंज याद रखना है कि 2 से 10 तक अगर है तो ओलिगोसेक्राइड है, ठीक है। इसमें अब डिपेंडिंग ऑन कि कितने यूनिट्स एक्जैक्टली मिल रहे हैं, ये तो आपने रेंज बताया कि 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है ना, 10 तक मिल सकता है। अगर अब मैं आपसे एक्जैक्टली पूछूं कि अगर 2 मिल रहा है तो क्या बोलोगे उसको, तो अगर 2 मिल रहा है तो उसको आप डाइसेक्राइड बोलोगे। तो ये सारे के सारे ओलिगोसेक्राइड ही है, बस डिपेंडिंग ऑन कि कितने मोनोसेक्राइड्स मिल रहे हैं उसको हमने बांट दिया है। तो ओलिगोसेक्राइड का एक टाइप है डाइसेक्राइड जिसमें 2 मोनोसेक्राइड मिलेगा, एक है ट्राइसेक्राइड जिसमें 3 मोनोसेक्राइड मिलेगा, और एक है टेट्रासेक्राइड जिसमें 4 मिलेगा। ऐसे करके आप पेंटा भी बांट सकते हो, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऐसे करके आगे जा सकते हो। तो अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ ओलिगोसेक्राइड का कि ओलिगोसेक्राइड में कितने मोनोसेक्राइड्स आपको मिल सकते हैं, तो आप बोलोगे 2 से 10 तक कितने भी मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो मैंने नीचे लिखा है ये सारे क्या है, ओलिगोसेक्राइड है या पॉलीसेक्राइड है, तो नीचे लिखा होगा डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड। तो ये सारे के सारे ओलिगोसेक्राइड है क्योंकि 2 से 10 के रेंज के अंदर आ रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप हाइड्रोलाइज करवा रहे हो, ठीक है, मान लो आपने किसी डाइसेक्राइड को हाइड्रोलाइज करवाया, तो हाइड्रोलाइज करने के बाद ऐसा हो सकता है कि जो दोनों आपके प्रोडक्ट्स मिले हैं, जो दोनों मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिले हैं वो सेम हो या अलग अलग हो। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए, ये लाइन आप याद रखना, कभी कंफ्यूज मत होना। बाकी अभी आपको एग्जांपल देता हूँ मैं कि डाइसेक्राइड का एग्जांपल क्या है। तो डाइसेक्राइड का एग्जांपल आपको याद रखना है 2, सुक्रोज और माल्टोज। अगर आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो वो टूटता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज पे। तो आपको दिख रहा है कि जो सुक्रोज के टूटने के बाद जो दोनों मोनोसेक्राइड्स मिले हैं वो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब माल्टोज को आपने हाइड्रोलाइज करवाया है तो इसमें जो दोनों मोनोसेक्राइड्स मिले हैं वो सेम है। तो वही ये लाइन लिख रही है कि जब आप डाइसेक्राइड्स को ब्रेक कर रहे हो, हाइड्रोलाइज करवा रहे हो, तो जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिल रहे हैं वो सेम भी हो सकते हैं या फिर वो अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये लाइन आपको पता होनी चाहिए, अगर स्टेटमेंट पे आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ स्टेटमेंट पे, अगर आपको सुन के लग रहा है कि हाँ मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, तो उसको याद नहीं करना है। जहाँ आपको लग रहा है कि जैसे मैंने ये सारे पॉइंट हाईलाइट किए ये याद करने वाले पॉइंट्स हैं, क्योंकि आप ये भूल जाओगे, ठीक है। अच्छा, तो आपने सबसे पहले देखा मोनोसेक्राइड का एग्जांपल रटा होना चाहिए, GFR, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। दूसरा आपने देखा ओलिगोसेक्राइड बोल लो या फिर डाइसेक्राइड के एग्जांपल। तो डाइसेक्राइड के एग्जांपल में आ जाता है आपका माल्टोज और सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज किस में टूटता है ये पता होना चाहिए। सुक्रोज टूटता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और माल्टोज टूटता है आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज। अगर आपने डाइजेशन चैप्टर पढ़ा होता, आपके सिलेबस से हट गया है तो आपको मौका नहीं मिला पढ़ने का, लेकिन अगर पढ़ा होता तो ये सारी चीज़ आपको ऑलरेडी पता होता, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड क्लासिफिकेशन पे, जो कि है पॉलीसेक्राइड। आपने अभी देखा था कि ओलिगोसेक्राइड में कहाँ से कहाँ तक मोनोसेक्राइड मिल सकते हैं, 2 से 10 तक। मतलब जब आप ओलिगोसेक्राइड को ब्रेक करोगे तो 2 से 10 तक आपको मोनोसेक्राइड मिल सकते हैं। अगर 10 से ज़्यादा मिले तब उसको आप बोलोगे पॉलीसेक्राइड, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलता है हाइड्रोलाइसिस करवाने पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो स्वीट नहीं होते हैं टेस्ट में,
ठीक है, स्वीट नहीं होते टेस्ट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, और इसीलिए इनको नॉन शुगर्स भी बोलते हैं। तो कभी अगर ये असर्शन इनके फॉर्म में आता है कि पॉलीसेकेराइड्स आर नॉन शुगर्स, दूसरा रीजन होगा पॉलीसेकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, तो यहाँ असर्शन रीजन दोनों ही सही होगा और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा असर्शन का। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको रट लो कि पॉलीसेकेराइड्स आपके स्वीट नहीं होते हैं टेस्ट में। अगर भूल जाते हो तो कैसे याद रखोगे, एग्जांपल्स का ध्यान रखो। एग्जांपल में से आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और गम्स। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि असर्शन हो सकता है कि पॉलीसेकेराइड्स आर नॉन शुगर्स, और रीजन हो सकता है कि पॉलीसेकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ ग्लाइकोजन लिख के दे देंगे। बहुत लोगों को लगेगा कि ग्लाइकोजन तो स्वीट होगा क्योंकि ग्लूकोज से बना है, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ग्लाइकोजन आपका टेस्टलेस होता है। तो यहाँ जितने भी पॉलीसेकेराइड्स मैंने लिखे हैं सारे के सारे टेस्टलेस होते हैं, ये नॉन शुगर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, जितने भी आप देखो एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लें। प्लांट में जो स्टोरेज फॉर्म है वो आपका पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च। कोई चीज़ अगर आपको स्टोर करवानी है तो आप एक चीज़ में तो स्टोर करवा नहीं पाओगे, उसको बड़ा मॉलिक्यूल होना पड़ेगा, तो इसलिए स्टार्च आपका एक पॉलीसेकेराइड है। सिमिलरली एनिमल्स में जो स्टोर करता है वो ग्लाइकोजन है, तो उसको भी एक बड़ा मॉलिक्यूल होना पड़ेगा क्योंकि आप चीज़ स्टोर करवाना चाह रहे हो उसमें। तीसरा है आपका सेल्यूलोज। जो भी चीज़ प्रोटेक्टिव होगा अगर वो एक मॉलिक्यूल का बना होगा तो आपका प्रोटेक्शन दे नहीं पाएगा, तो इसीलिए सेल्यूलोज जो कि एक पॉलीसेकेराइड है क्योंकि वो प्रोटेक्टिव नेचर दिखाता है अपने सेल्स में, सेल वॉल वगैरह में आपका मिलता ही है। चौथा आपका गम्स, ये सारे आपके जो है पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो एग्जांपल याद कर लें। तो मेन इस पार्ट में आपको एग्जांपल्स याद करने हैं, और जो मैंने लाइन्स हाईलाइट करी है स्टेटमेंट के फॉर्म में या एआर के फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है, इनमें से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, एग्जैक्ट एग्जांपल में बताऊंगा कि कौन सा रिड्यूसिंग है कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है, लेकिन उससे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग शुगर बोलते किसको है। तो देखो, ऐसे शुगर्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स या ऐसे शुगर्स जो कि फेलिंग्स और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दें, वो आपके रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग शुगर्स किसको बोलते हैं, ऐसे शुगर्स या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि फेलिंग्स और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, सिंपल पता होना चाहिए। अच्छा, तो मान लो उनको अगर आपसे ये जो रिड्यूसिंग शुगर का डेफिनेशन है इसको टेस्ट करना हो तो कैसे करेंगे, वो आपको डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे कि विच आर द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर, वो पूछेंगे कि ऐसा एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि फेलिंग्स को रिड्यूस कर रहा है और टॉलरेंस को भी रिड्यूस कर रहा है, तो इनमें से कौन सा वो कार्बोहाइड्रेट होगा। एग्जाम्पल में वहाँ पे बहुत सारा होगा, सुक्रोज, फ्रक्टोज, उसमें से आपको रिड्यूसिंग शुगर चेक करना होगा क्योंकि जो ऊपर उन्होंने डेफिनेशन बोला ये रिड्यूसिंग शुगर का था। तो ये आप समझ गए कि रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं। कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि फेलिंग्स को या फिर टॉलरेंस को रिड्यूस कर दे वो आपका रिड्यूसिंग शुगर हो गया। इसका एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखा है जिसके थ्रू आप इसके एग्जाम्पल को याद करने से बचोगे। वो क्या है कि आपके जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ऑल मोनोसेक्राइड्स, चाहे वो एल्डोज हो या कीटोज हो, वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखो कि आपने अभी ऊपर याद किया कि मोनोसेक्राइड के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। आपने याद किया कि GFR, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज मोनोसेक्राइड के एग्जांपल्स हैं। तो आपने इनडायरेक्टली रिड्यूसिंग शुगर भी याद किया। तो अगर कभी ऑप्शन में आता है तो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी मोनोसेक्राइड है वो तो रिड्यूसिंग होंगे ही। इसके अलावा डाइसेक्राइड्स भी होते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कैसे होते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पर आपको डाउट आना चाहिए वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि सारे मोनोसेक्राइड, चाहे वो एल्डोज होंगे या कीटोज होंगे, वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अभी आपने ऊपर देखा कि रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होते हैं जो कि फेलिंग्स और टॉलरेंस को रिड्यूस करते हैं। अब आपको पता है एल्डिहाइड तो दोनों को रिड्यूस कर देता है, कोई दिक्कत नहीं, हमने पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में। लेकिन कीटोन जो है वो दोनों को ही रिड्यूस नहीं करता है। तो फिर कीटोन कंटेन करने वाला जो शुगर है, जिस ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा, वो कैसे फेलिंग्स और टॉलरेंस को रिड्यूस करेगा। और अगर वो रिड्यूस नहीं करेगा तो फिर वो रिड्यूसिंग शुगर कैसे हुआ। ये तो कह रहे हैं कि चाहे वो एल्डोज हो कीटोज हो, वो रिड्यूसिंग शुगर होगा अगर वो मोनोसेक्राइड है। तो इनका कहने का ये मतलब है, होता क्या है कि जैसे मान लो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज एक कीटोन कंटेनिंग शुगर है जिसमें कीटोन एज ए फंक्शनल ग्रुप होता है। लेकिन होता क्या है, वो जब एक्जिस्टेंस में रहता है अपना तो आइसोमराइज कर जाता है ग्लूकोज में, मेनोज में, इस फॉर्म में रहता है। और इसीलिए क्योंकि ग्लूकोज के पास अब एल्डिहाइड है तो वो वहाँ पे टॉलरेंस और फेलिंग्स को रिड्यूस कर देता है और रिड्यूसिंग शुगर की तरह एक्ट करता है। तो उसमें आपको डीप में नहीं जाना। अगर ये कन्फ्यूजन किसी को आता है तो मैंने समझा दिया कि आप याद करो ये सही बोल रहे हैं, यहाँ कुछ गलत नहीं है। तो अभी हमने ऊपर देखा कि कैसे हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन और फंक्शनल ग्रुप हम कार्बोहाइड्रेट को कैसे क्लासीफाई करते हैं या मोनोसेक्राइड्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं वो देख लेते हैं। तो देखो, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा, आपको पता है दो ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड होंगे या फिर कीटोन होंगे कार्बोहाइड्रेट में। डेफिनेशन में आपने ऑलरेडी देख लिया था। तो अगर एल्डिहाइड होगा तो आप आगे लगा दोगे एल्डो, और कीटोन होगा तो आगे लगा दोगे कीटो। और उसके बाद जो सफिक्स होगा उसमें आप देखोगे कितने नंबर ऑफ कार्बन थे। अगर 3 कार्बन था तो पीछे लग जाएगा ट्राइओज, 4 था तो लग जाएगा टेट्रोज, 5 था तो पेंटोज। इस तरीके से आपको लगाना है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 7 कार्बन हो और जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप हो तो उसको क्या बोलोगे, तो आप उसको बोलोगे, क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एल्डो, और 7 कार्बन है तो हेप्टोज, एल्डो हेप्टोज। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली मैं बोलता हूँ अगर 5 कार्बन का कोई कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको क्या बोलोगे, तो 5 कार्बन है
तो सफिक्स होगा। पहले आप देख रहे हो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है तो कीटो, और 5 कार्बन है तो पेंटोज, इसलिए आपने बोल दिया इसको कीटो पेंटोज। ठीक है, इस तरीके से आप नाम कर सकते हो। तो अगर आपको ये नाम दिया हुआ है या कभी पूछते हैं कि ग्लूकोज कैसा कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको पता है ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो हेक्सोज तो आ गया, ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे। दूसरा पता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये हो गया आपका एल्डोहेक्सोज। सिमिलरली फ्रक्टोज कैसा कार्बोहाइड्रेट है, तो फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन होता है, और लेकिन उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन होता है, तो ये हो गया आपका कीटोहेक्सोज। तो इस तरीके से आप नाम से पता कर सकते हो कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट एक्जैक्टली आपको बोल रहे हैं या कौन सा मोनोसैकेराइड आपको एक्जैक्टली बता रहे हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और ग्लूकोज पे बात करते हैं। देखो ग्लूकोज में आप एक लाइन सबसे पहले ये लाइन याद कर लो कि ग्लूकोज जो है राइप ग्रेप्स में, अगर जो पका हुआ ग्रेप्स अगर आप देखते हो तो उसमें आपको ग्लूकोज मिलेगा। बाकी मीठा है, आपको पता है ग्लूकोज में मीठा लगता है, तो राइप ग्रेप्स में आपको ग्लूकोज मिलता है, ये याद कर लो। क्योंकि जब मैं फ्रक्टोज बताऊंगा तो वहाँ पे एक वेजिटेबल वाला पॉइंट है, तो ये याद कर सकते हो कि वेजिटेबल्स में फ्रक्टोज मिलता है और राइप ग्रेप्स में आपको ग्लूकोज मिलता है। कभी अगर उनका मन किया तो वो ये स्टेटमेंट बना के दे सकते, क्योंकि मेरे को एक स्टेटमेंट ऐसा मिला था अपने प्रिपरेशन के टाइम में कि राइप ग्रेप्स में क्या मिलता है, तो ग्लूकोज मिलता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज का प्रिपरेशन हम लोग कैसे कराते हैं, तो ये दोनों ही रिएक्शन जो हम लोग आगे देखने वाले हैं, ये ऑलरेडी आप अगर सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ आपको मिलता, या केमिकल काइनेटिक्स में भी आपको ये मिला होगा। जीरो ऑर्डर का एग्जांपल या इस तरीके से कुछ था, मेरे को उतना याद नहीं है, तो उसमें ये दिया हुआ था एग्जांपल। तो आपको इसमें याद क्या करना है, मैं एक्जैक्टली आपको बताता हूँ। देखो जो ग्लूकोज है वो किससे बन सकता है, अभी आपने देखा जो हाइड्रोलाइज करने के बाद ग्लूकोज देगा उसी से बनेगा। तो आपको पता है सुक्रोज हाइड्रोलाइज करके आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज देता था, एक तो उससे बन सकता है, दूसरा वो स्टार्च से भी बन सकता है, क्योंकि स्टार्च भी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, उसी का आपका पॉलीमर है वो। तो आपसे वो क्या पूछ सकते हैं कि अगर उनको ग्लूकोज का प्रिपरेशन करवाना है तो वो इनमें से किसको यूज़ करेंगे। अगर उनको कमर्शियल प्रिपरेशन करवाना है तो कमर्शियल प्रिपरेशन के लिए आपका स्टार्च यूज़ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी रिएक्शन आपको याद नहीं रखना है, ये आपका काम नहीं आएगा। तो इससे पहले कि हम लोग आगे जाके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिस्कस करें, मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रक्चर बनाना कैसे एग्जैक्टली। तो देखो जब भी आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओगे आपके दिमाग में ये आपको याद होना चाहिए कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो आप सबसे पहले 6 कार्बन बना लेना, 3 4 5 6। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो लास्ट कार्बन है वो CH2OH के फॉर्म में रहता है, CH2OH के फॉर्म में रहता है। ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहता है, तो एल्डिहाइड रहता है, तो सबसे ऊपर आपको एल्डिहाइड बनाना है। ये अगर बना लोगे उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सारे कार्बन को ज्वाइन कर दोगे। ठीक, उसके बाद आपको पता है यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी अभी हुई नहीं है, इसका हो गया है, इसका काम हो गया। ठीक है, बाकी कार्बन सभी बचे हुए हैं, तो उनमें सब में 2 बॉन्ड अभी खाली है, तो 2 बॉन्ड बना दो। अब क्या करना है, अब आपको बस पता होना चाहिए कि सारे के सारे इसमें क्या लगाओगे, हर कार्बन पे एक OH लगाओगे, एक H लगाओगे, बस किधर लगाना है ये पता होना चाहिए। सारे OH आप राइट में लगाओगे एक्सेप्ट 3rd नंबर कार्बन पे, कार्बन ऊपर से गिनोगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ऊपर है, तो 1 2 3 इस कार्बन पे जो OH है वो लेफ्ट साइड लगेगा, बाकी सब पे राइट लगेगा। तो यहाँ पे आप लगा दो लेफ्ट साइड, बाकी सब में आप राइट में लगा दो। ठीक है, उसके बाद जो बाकी खाली जगह है उसको H से फिल कर दो, ये। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि जब भी स्ट्रक्चर बनाऊंगा 6 कार्बन बना लूंगा। पहला अपना एल्डिहाइड होता है CHO, सबसे नीचे CH2OH। ठीक है, उसके बाद 3rd नंबर कार्बन पे जो OH होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, बाकी सब में राइट साइड में होगा। इस तरीके से आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये आपने जो है स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर बनाया है, साइक्लिक पे हम लोग बाद में बात करेंगे। अब ये स्ट्रक्चर आपने बनाना सीख लिया, अब बात करते हैं कि कैसे ये स्ट्रक्चर होता है स्ट्रेट चेन का, ये कंफर्म किया गया। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको रटा होना चाहिए वो ये है कि ग्लूकोज कैसा कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, मतलब कि उसमें 6 कार्बन होते हैं और उसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, अभी आपने स्ट्रक्चर में देखा। इसको और क्या बोलते हैं, तो इसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। तो ये आपने अपने नॉर्मल जिंदगी में सुना भी होगा कि ग्लूकोज को डेक्सट्रोज बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है कि ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, उसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि कैसे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को कंफर्म किया गया था, कि कहाँ पे क्या है, OH प्रेजेंट है या नहीं है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं, ये कंफर्म कैसे किया गया था। तो सबसे पहले एक एक रिएक्शन देखेंगे। आपको क्या करना है कि रिएक्शन याद करना है। ठीक है, कि आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन से उन्होंने क्या इन्फ्लुएंस निकाला था, क्या ऑब्जर्वेशन उन्होंने निकाला था। ठीक है, तो पहला रिएक्शन उन्होंने क्या किया कि पहले रिएक्शन में उन्होंने ग्लूकोज को HI के साथ हीट करवाया और उसमें उनको क्या मिला, उसमें उनको N-हेक्सेट मिला। और इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो ये 6 कार्बन ग्लूकोज में है वो एक स्ट्रेट चेन में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इस रिएक्शन से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला था जब वो स्ट्रक्चर पता कर रहे थे ग्लूकोज का, कि जब मैंने ग्लूकोज को HI के साथ हीट किया तो वो N-हेक्सेन देता है। इससे उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि जितने भी 6 कार्बन हैं ग्लूकोज में वो स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड है। पहला पॉइंट आपको जो याद होना चाहिए। अब होता है कि कैसे होता है रिएक्शन, अगर आपको ये समझना है तो देखो HI आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है तो सारे के सारे ऑक्सीजन को हटा देगा और बाकी हाइड्रोजन से आपका फिल हो, हाइड्रोजन ऐड कराएगा, वो हटा देगा, तो सारे के सारे वो हटा दो और H से उसका जब वैलेंसी फिल कराओगे तो आपका एक हाइड्रोकार्बन बन के आ जाएगा नॉर्मल, और वही आपका N-हेक्सेन है। ठीक है,
दूसरा रिएक्शन, जिसमें दो रिएक्शन है अगर मैं आपको दिखाऊं तो दूसरा रिएक्शन क्या करवाया था उन्होंने कि एक बार उन्होंने ग्लूकोज का रिएक्शन करवाया हाइड्रोक्सिल के साथ। ये रिएक्शन आपने ऑलरेडी एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में किया हुआ है। हाइड्रोक्सिल होता है आपका NH2OH। जब आप इसका रिएक्शन ग्लूकोज के साथ कराओगे तो ये आपको पता है कि हाइड्रोक्सिल जो है वो मेनली कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अगर जिसके साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो उसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता तो ये रिएक्शन आगे नहीं जाता, ठीक है। तो इस रिएक्शन का मेन गोल ये था पता करने का कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। तो जब इन्होंने हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्शन करवाया तो इनको क्या मिल गया, ऑक्साइड मिल गया, ठीक है। तो इससे इनको कंफर्म हुआ कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट है। दूसरा इन्होंने और इसको और कंफर्म करने के लिए क्या किया, इन्होंने एक बार HCl के साथ रिएक्शन करवाया तो वहाँ पे भी इनको साइनोहाइड्रेन मिल गया। अब ये दोनों ही रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी एल्डिहाइड चैप्टर में करवा दिया, ठीक है। एल्डिहाइड का कैसे रिएक्शन करते हैं, कैसे आपका ये हाइड्रोक्सिल अमाइन बनता है और कैसे आपका साइनोहाइड्रेन बनता है, वो आप ऑलरेडी देख चुके हो। जिसको याद नहीं आ रहा है जाके देख लेना। मेन आपने ये समझा कि हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन तब होता या HCl के साथ रिएक्शन तब होता जब यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता और यहाँ पे दोनों में प्रोडक्ट बन गया, मतलब यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट था। अब ये कंफर्म करना था कि ये कार्बोनिल ग्रुप जो प्रेजेंट था वो कीटोन का था या एल्डिहाइड का था। इसके लिए इन्होंने आगे रिएक्शन किया, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि ये जो रिएक्शन होता है जिसमें हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन हुआ है, अगर आपको बोलते हैं कि हमने ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ किया था और उसमें ऑक्साइड बना, ये क्या बताता है, ये बताता है कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट था, ठीक है। ये नहीं बोलोगे कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था, ये बोलना है कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट था। सेम अगर वो बोलते हैं कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन किया, साइनोहाइड्रेन बन गया, क्या बताता है, ये बताता है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट था। थर्ड रिएक्शन में हमने फिर कंफर्म करना था कि एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन वाला ग्रुप। देखिए कि ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाया। अब आपको पता है कि जो ब्रोमीन वाटर होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। और आपको पता है, ये मैंने बताया था जब मैं ऑक्सीडेशन पढ़ा रहा था आपको एल्डिहाइड कीटोन में, कि कीटोन को अगर आपको ऑक्सीडाइज करवाना है तो आपको वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है, ठीक है। वो नॉर्मल माइल्ड से ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है, लेकिन एल्डिहाइड माइल्ड हो जाता है। वहाँ पे आपने टॉलरेंस और फेलिंग से उसको ऑक्सीडाइज करने का कोशिश किया था। तो इससे एक तो आप कंफर्म कर सकते हो अगर माइल्ड के साथ हो रहा है तो वो आपका एल्डिहाइड ही होगा। दूसरा ये भी देख सकते हो कि जब उसको ब्रोमीन वाटर के साथ हमने ऑक्सीडाइज किया तो हमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, ऑब्वियसली एल्डिहाइड है तो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, तो उसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिला वो 6 कार्बन का था। मैंने आपको दिखाया था कीटोन वाले चैप्टर में कि जब आप कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हो और जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो उसमें वहाँ पे बॉन्ड टूट जाता है और नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ भी एसिड मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्डिहाइड वाले में भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, लेकिन कीटोन वाले में नंबर ऑफ कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड में वो कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करने के बाद हम लोग ऑक्सीडाइज करते थे उसको। लेकिन यहाँ पे आपका ग्लूकोज में 6 कार्बन है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिला उसमें भी 6 ही कार्बन था, और ये आपके एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में होता है। इसीलिए इससे कंफर्म हो गया कि यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप था वो एल्डिहाइड के कारण प्रेजेंट था। तो अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि ग्लूकोज को जब हमने ऑक्सीडाइज किया तो 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, इससे क्या कंफर्म हुआ, तो इससे ये कंफर्म हुआ कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था, कीटोन वाला ग्रुप प्रेजेंट नहीं था। पांचवा रिएक्शन हमने क्या की, पांचवा रिएक्शन हमने एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज किया। तो इससे क्या कंफर्म हुआ, इससे ये कंफर्म हुआ कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है एसिटिक एनहाइड्रेट का जब रिएक्शन करवाते थे हम लोग एसिड के साथ तो एसिडिफिकेशन रिएक्शन था और वहाँ पे OH चाहिए होता था, तो अगर OH होता तभी ये रिएक्शन हो पाता। तो एसिटिक एनहाइड्रेट के रिएक्शन से जब ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पेंटा एसीटेट मतलब 5 बार एसिटिक ग्रुप वहाँ पे लगा है, मतलब यहाँ पे 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज करने के बाद आपको ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिला, इससे आप क्या कंफर्म करते हो, इससे आप ये कंफर्म करते हो कि वहाँ पे 5 OH ग्रुप प्रेजेंट थे। ये तो आप नाम से भी याद रख सकते हो, पेंटा एसीटेट और 5 OH आपको याद रहेगा। दूसरा ये भी आप इससे कंफर्म कर सकते हो कि ये जो 5 OH ग्रुप थे वो अलग अलग कार्बन पे थे, क्योंकि आपको पता है अगर सेम कार्बन पे 2 भी OH है तो वहाँ से H2 निकल जाता है, वो स्टेबल नहीं रहता है। तो ये आपको पता, ये भी आप यहाँ से कंफर्म करते हो कि सारे के सारे OH ग्रुप अलग कार्बन पे थे और 5 OH ग्रुप प्रेजेंट थे ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। अब आते हैं हम लोग लास्ट रिएक्शन में। लास्ट रिएक्शन में हमने क्या किया था कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाया था नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और एक बार हमने ग्लूकोनिक एसिड का भी ऑक्सीजन करवाया था सेम रिएजेंट के साथ, और दोनों ही करने पे हमें सैकरिक एसिड मिल गया। देखो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हो, तो कहीं भी ग्लूकोज में अगर एल्डिहाइड हुआ, एल्कोहल हुआ तो ऑक्सीडाइज होगा। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप था ग्लूकोज में, तो वो CHO स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा किसमें, COH। ये आपको ऑलरेडी पता है कि CHO में अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हो तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो यहाँ पे क्या था कि एक जो प्राइमरी अल्कोहल था वो भी कन्वर्ट हो गया COH में। आपको पता है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है आपका, तो अगर उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके रुकता था, ठीक है। और अगर माइल्ड डालते तो वो एल्डिहाइड पे रुक जाता। तो क्योंकि आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाला है और प्राइमरी अल्कोहल होगा तभी वो COH में जाके रुका है, क्योंकि अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता तो कीटोन में चला जाता। तो इससे आप ये भी यहाँ पे कंफर्म कर पा रहे हो कि इसमें एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट था,
दूसरा आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि भैया यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल भी तो प्रेजेंट है, तो सेकेंडरी अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते तो वो तो कीटोन में चला जाता है, तो वो क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो देखो अगर वो होगा तो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। देखो अगर आप बना के देखोगे तो सब जगह कीटोन कीटोन लगा हुआ है बीच में, तो काफ़ी अनस्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी रीजन के कारण वो नहीं होता है। तो आपको ये बस याद रखना है कि जब भी आप ऑक्सीडेशन करवाते हो ग्लूकोज का या फिर ग्लूकोनिक एसिड का, तो क्या बनता है, सैकरिक एसिड बनता है। एक क्वेश्चन आपका ये हो सकता है। दूसरा, ग्लूकोज का जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन से आप क्या समझते हो, क्या कंक्लूजन निकालते हो, इससे ये निकालते हैं कि उसमें एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप जो है प्रेजेंट था ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस मैंने बता दिया और क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं आपको बता दिया। तो आपको एक्जैक्टली जो आपने अभी तक रिएक्शन पढ़ा है उसी का यहाँ पे आपने एप्लीकेशन किया है। बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है, कि ब्रोमीन वाटर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैंने बता दिया आपको। इस तरीके से आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, आप समझ के इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अब दिक्कत नहीं होगा आपको जब ये क्वेश्चन आएगा। यहाँ से आगे चलते हैं। ये स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि कैसे आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, दूसरा जो इन्होंने बनाया है ये ग्लूकोनिक एसिड का है, तीसरा आपका सैकरिक एसिड का है। तो कुछ नहीं हुआ है, बस ग्लूकोनिक एसिड में एक CHO हट के COH लगता है, तो वही हुआ है। सैकरिक एसिड में आपका ऊपर का CHO भी हट जाएगा और नीचे का CH2OH भी हट जाएगा और 2 COOH लग जाएगा, ये सैकरिक एसिड है। तो कभी भी एग्जाम में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ सैकरिक एसिड, कुछ नहीं, ग्लूकोज का याद होगा। ठीक है, सैकरिक बोला है तो दोनों ऊपर नीचे फर्स्ट और जो 6th कार्बन है हटा के COH लगा देना, और अगर आपका ग्लूकोनिक बोले तो कुछ नहीं, बस CHO हटा के COH लगा देना। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो ये आपका हो गया ग्लूकोनिक, ये हो गया सैकरिक। अब आगे चलते हैं और बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिख रहा है कि ग्लूकोज का अगर आप करेक्टली नाम लिखते हो तो वो क्या आएगा, D प्लस ग्लूकोज। यहाँ पे जो D है वो कैपिटल D है, स्मॉल d नहीं है, ये ध्यान देना है। देखो यहाँ पे जो D है वो क्या बताता है, वो कन्फिग्रेशन बताता है बेसिकली। आगे और डिस्कस करते हैं इसको। और जो प्लस है वो क्या बताता है, प्लस आपने ऑलरेडी देखा है, प्लस और माइनस बताता है ऑप्टिकल रोटेशन। अगर प्लस है तो यहाँ पे ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये बताता है। ठीक है, और माइनस होता तो लीवो रोटेटरी होता है, ये बताता है। तो मतलब आपका जो ग्लूकोज होता है वो कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, उसका कन्फिग्रेशन आपका कैपिटल D होता है। कैपिटल D का क्या मतलब है अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो आपने ये समझा कि यहाँ पे जो कैपिटल D है वो बता रहा है कन्फिग्रेशन और प्लस बता रहा है ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, पहला उसका एग्जैक्टली आप अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, कैपिटल D प्लस ग्लूकोज। ठीक है, दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो कैपिटल D और कैपिटल L है वो स्मॉल d स्मॉल l के इक्वल नहीं होते, क्योंकि ये जो है आपका कन्फिग्रेशन बता रही है और ये आपका ऑप्टिकल रोटेशन बता रही है। अब देखो ये जो कैपिटल D और L है इसका क्या मतलब है ये देखते हैं। तो ये बेसिकली आपका रिलेटिव कन्फिग्रेशन बताती है। रिलेटिव कन्फिग्रेशन पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कन्फिग्रेशन एक्जैक्टली नहीं बता रही कि ये ऐसा है, ये बता रही कि ये जो है इसके कंपैरिजन में ऐसा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमेशा हम लोग किसी दूसरे मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में बताते हैं कि इसका स्ट्रक्चर उसके कंपैरिजन में ऐसा है, इसीलिए हम लोग इसको D बोल रहे हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये उल्टा है तो इसलिए हम उसको L बोल रहे हैं। इस तरीके से कुछ कंपेयर करते हैं। तो आपको याद रखना कि D और L क्या बताता है, तो रिलेटिव कन्फिग्रेशन बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, अगर कभी स्टेटमेंट में आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अगर कभी आया ये लाइन कि D और L आपको एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन बताता है, गलत है। D और L आपको रिलेटिव कन्फिग्रेशन बताता है डिपेंडिंग ऑन कि आप उसको किस कंपाउंड से कंपेयर कर रहे हो। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड से कंपेयर करते हैं और उसके कंपैरिजन के बेसिस पे हम लोग D और L लगाते हैं। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड कैसा स्ट्रक्चर होता है पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो नोट करना है वो ये है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में आपको एक एसिमेट्रिक कार्बन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एक एसिमेट्रिक, ये वाला कार्बन अगर देखोगे तो सारे के सारे ग्रुप्स इसमें जो लगे हैं वो अलग है और इसलिए ये कार्बन आपका एसिमेट्रिक कार्बन। तो पहला पॉइंट, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड में एसिमेट्रिक कार्बन होता है, तो हाँ होता है। कितने इनएंशियोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 इनएंशियोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि एक कार्बन है यहाँ पे। अच्छा, दूसरा पॉइंट, यहाँ पे 2 फॉर्म, क्योंकि 2 इनएंशियोमर्स है तो कैसे अलग है, एक में जो OH ग्रुप है वो राइट साइड में प्रेजेंट है और दूसरे में जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। तो ऐसा ग्लिसरॉल्डिहाइड जिसमें राइट साइड में OH प्रेजेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं D कन्फिग्रेशन, और जिसमें OH लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं हम लोग L कन्फिग्रेशन। ठीक है, अब इससे हम लोग कंपेयर कराएंगे किसी भी कार्बोहाइड्रेट को, और जिस भी कार्बोहाइड्रेट में जो OH होगा वो राइट साइड में होगा वो आपका D हो जाएगा, और जिसमें OH लेफ्ट साइड में होगा वो आपका L हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको कंपेयर कराना। तो अब किसी को अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर याद करना है तो सिंपल है, याद रखो कि इसमें 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3, ऊपर लगा दोगे CHO, सबसे लास्ट में CH2OH जैसा कि आप ग्लूकोज में करते थे। उसके बाद जो बीच वाला कार्बन बचेगा उसकी वैलेंसी पूरा करोगे, एक बार OH लगा के, OH और H लगा के। तो एक बार OH जब आप राइट में लगाओगे तो वो D कन्फिग्रेशन हो गया, और D कन्फिग्रेशन में ही आपका प्लस साइन होता है, मतलब इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो राइट साइड में होगा, और जिसमें OH आप लेफ्ट में लगा रहे हो वो आपका L कन्फिग्रेशन है और उसका जो रोटेशन है वो माइनस होता है, मतलब कि लेफ्ट की तरफ आपके लाइट को रोटेट करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी कि जो प्लस आइसोमर है ग्लिसरॉल्डिहाइड का उसके पास D कन्फिग्रेशन होता है, तो ये सही है। प्लस और D हमेशा साथ साथ चलेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर प्लस है तो वो D होगा। दूसरा पॉइंट, इस कन्फिग्रेशन में अगर आप और अच्छे से बात करोगे तो इसमें जो OH होता है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि अगर OH राइट साइड में प्रेजेंट है तो D कन्फिग्रेशन है। ठीक है, और उसमें जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो प्लस है।
अब जो भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट इसको फॉलो करेगा वो सारे के सारे डीकन्फिगरेशन हो जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड को अपने मोनोसैकेराइड या फिर ग्लूकोज के साथ कंपेयर करके। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट आपके मन में डाउट आएगा कि भैया आपने बोला कि आपको ये देखना है कि OH किस साइड में प्रेजेंट है। तो चलो, ग्लिसरॉल्डिहाइड में तो OH आपका एक ही था, ठीक है, तो उसमें राइट था या लेफ्ट था हमने देख लिया। लेकिन ग्लूकोज में तो राइट में भी है, लेफ्ट में भी है, तो हम लोग किस OH को कंपेयर करेंगे? तो आपको सिंपल याद रखना है कि आपको सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है कि जो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन होगा, जो भी अपना मोनोसैकेराइड बना रहे हो, वो सबसे टॉप पे होना चाहिए। और मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन यहाँ पे एल्डिहाइड है, ग्लूकोज की अगर बात कर रहे हो तो, और फ्रक्टोज की बात करोगे तो कीटोन होगा, तो उसको सबसे टॉप पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबने सबसे टॉप पे रख दिया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखना है, कंपेयर किस कार्बन को करवाना है? तो आपको सबसे लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन को कंपेयर करवाना है। तो सबसे लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन को आपको हमेशा कंपेयर करना है, चाहे कोई भी मोनोसैकेराइड आपको दे दे और बोले कि बताओ ये डी कन्फिगरेशन है या एल कन्फिगरेशन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन को देखना है और उस पे OH किधर लगा है वो देखना है। अगर OH राइट साइड में लगा होगा तो आपको पता है ग्लिसरॉल्डिहाइड में अगर राइट होगा तो D होगा, तो वो भी D होगा। और ग्लिसरॉल्डिहाइड में अगर लेफ्ट में होता तो L होता। तो अगर जो एसिमेट्रिक कार्बन को आप कंपेयर कर रहे हो अगर उसमें भी लेफ्ट में है तो वो भी आपका L होगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा है, तो आपको दिख रहा है CH2, यहाँ पे दो सेम ग्रुप्स हैं, तो ये तो एसिमेट्रिक कार्बन है नहीं। इसको अगर देखोगे इसके ऊपर लोएस्ट बात करें, इसलिए हम लोग ऊपर से नहीं आए, हम लोग नीचे से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि लोएस्ट बोला है, ठीक है, और सबसे टॉप पे मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन यहाँ पे रखा हुआ है, तो लोएस्ट इसलिए हम लोग नीचे से जा रहे हैं। तो पहले ये चेक किया, ये एसिमेट्रिक नहीं है। फिर ये देख रहे हैं तो इसमें देखो H लगा है, OH लगा है, CH2OH लगा है और यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप लगा है, तो सारे के सारे ग्रुप्स अलग हैं, तो आपका ये एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। तो इसको आप कंपेयर करोगे तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि जो OH है वो राइट साइड में प्रेजेंट है, और आपको पता है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में जिसमें राइट साइड में प्रेजेंट होता है OH, उसको आप डी कन्फिगरेशन बोलते हो, इसलिए ये भी आपका डी कन्फिगरेशन हो गया। तो कभी भी कोई भी मोनोसैकेराइड आपको दिया हो और बोले कि बताओ ये कौन सा कन्फिगरेशन है, D या L, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन को ऊपर डाल देना है, उसके बाद लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे जाना है और उसको कंपेयर करना है ग्लिसरॉल्डिहाइड से, ठीक है। अच्छा, तो ये आप समझ गए कि कैसे किसी भी मोनोसैकेराइड का कन्फिगरेशन आप बता सकते हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। अभी हमने स्ट्रेट चेन जो ग्लूकोज का है उस पर बात कर लिया, अब हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे ग्लूकोज का बनाया गया था, क्यों बनाना पड़ा, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों बनाना पड़ा। तो हुआ क्या, जब हमने ग्लूकोज का जो मेन स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर बनाया, अपने सारे जो 5-6 एक्सपेरिमेंट्स में ऊपर देखे थे वो करने के बाद, उसके बाद भी कुछ दिक्कतें आ रही थी। पहला कि हमें पता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, हमने अपने एक्सपेरिमेंट से करके पता किया था कि एल्डिहाइड ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने के बाद भी उसको वो शिफ्ट टेस्ट, एक टेस्ट होता है शिफ्ट रिएजेंट, आप सर्च कर देख लेना, बहुत सुंदर सा आपको दिखेगा, जो शिफ्ट टेस्ट है वो नहीं दे रहा था। और दूसरा वो हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट नहीं दे रहा था, ठीक है, जबकि उसको देना चाहिए था क्योंकि उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप था। मतलब कि कहीं ना कहीं एल्डिहाइड ग्रुप में हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है भी या नहीं है, वो वहाँ कुछ तो रिएक्शन दे रहा था लेकिन यहाँ पे नहीं दे रहा है। तो अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता एकदम सीधे जैसे कि हम लोग स्ट्रेट में देख रहे थे, तब तो उसको ये रिएक्शन देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दे रहा था। दूसरा, जो पेंटा एसीटेट हमने बनाया था ग्लूकोज का, वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था, ठीक है। हमने देखा था हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन होगा अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा, लेकिन पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज जिसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है, ऑब्वियसली CHO तो चेंज हुआ नहीं था, OH के साथ रिएक्शन हुआ था, तो CHO वहाँ पे है तो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है, ठीक है। तो और ये भी यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे CHO ग्रुप हमें लग रहा है लेकिन वो एब्सेंट है, ठीक है। तो उसका क्या रीज़न है वो हमें जानना था। तीसरा पॉइंट कि जो ग्लूकोज है वो एक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वहाँ पे 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, अल्फा और बीटा। तो ये 3 डाउट आ रहे थे आपके दिमाग में। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं कि वो आपको ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन बना के दे देंगे, ठीक है, जो आपने ये स्ट्रक्चर बनाया था ऊपर वो आपको बना के दे देंगे और बोलेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इनमें से किस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। 3 पॉइंट तो आपको ये वहाँ पुराने वाले एक्सपेरिमेंट से दे देंगे जो हमने स्ट्रेट चेन के लिए किया था, और 1 पॉइंट वो इन तीनों में से दे देंगे कि अल्फा बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जो पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज है वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। या फिर जो अपना ग्लूकोज है वो अपना शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो ये आपको इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट दे देंगे, आपको बता दो कि अच्छा ये स्ट्रेट चेन बता रहे हैं और ये जो 3 पॉइंट है उसको स्ट्रेट चेन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसलिए हम लोग को साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ा। अब इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि ये जो है ना स्ट्रेट चेन में एग्जिस्ट नहीं करता है, या करता भी है तो यहाँ पे कुछ और भी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या बोला कि जो 5th नंबर कार्बन पे OH है वो रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, और फर्स्ट पोजीशन पे जो अपना एल्डिहाइड ग्रुप था उसके साथ मिलके वो रिंग फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि 5th नंबर पे जो OH है वो मिलके अपने एल्डिहाइड के साथ मिलके यहाँ पे OH रिंग फॉर्मेशन कर रहा है, और इसी को वो साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो रिंग फॉर्मेशन है उसमें कौन से नंबर ऑफ कार्बन का OH इन्वॉल्व रहता है। तो 5th नंबर कार्बन का OH आपका इन्वॉल्व रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर के बनाने के कारण ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि एल्डिहाइड प्रेजेंट होने के बाद भी रिएक्शन एल्डिहाइड वाले नहीं दे रहा था, तो उससे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे एल्डिहाइड ग्रुप
होता तो है स्ट्रेट चेन में, लेकिन रिंग साइक्लिक फॉर्म में यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप नहीं दिख रहा है आपको, इसीलिए वो वहाँ पे शिफ्ट टेस्ट नहीं दे रहा था, इसीलिए वहाँ पे वो पेंटाएसिटेट बनने के बाद हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ एक्शन नहीं दिखा रहा था, और इसीलिए वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो ये तीनों जो डाउट्स थे आपके वो सॉल्व हो जाते हैं जब हम लोग साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर में 6 मेंबर की रिंग होती है, जिसमें OH जो है, जो 5th नंबर कार्बन में प्रेजेंट है, वो रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगर इनको AR बनाना होगा तो अच्छा से AR यहाँ से बना सकते हैं कि जो ग्लूकोज है वो अपना शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है। रीज़न दे देंगे कि ग्लूकोज साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, सही बात है। ठीक है, क्योंकि उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करने के कारण उसमें एल्डिहाइड ग्रुप मिसिंग है, और इसलिए एल्डिहाइड ग्रुप मिसिंग है, इसलिए वो शिफ्ट टेस्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से वो एसोसिएशन रीजन बना के दे सकते हैं आपसे। तो अब क्या है भैया, स्ट्रेट चेन बनाया था, अब यहाँ पे बोल रहे हो साइक्लिक, तो एक्जैक्टली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्रेजेंट रहता है कि जो दोनों फॉर्म्स है, अल्फा और बीटा फॉर्म, और जो स्ट्रेट चेन है, ये तीनों ही फॉर्म आपके इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट रहते हैं। अब अगर आप इन दोनों हेमी एसिटल स्ट्रक्चर्स को देखोगे, ठीक है, तो ये दोनों आपस में सिर्फ एक ही पोजीशन पे डिफर कर रहे हैं, वो है कार्बन नंबर 1। ठीक है, एक में जो कार्बन नंबर 1 है उसमें OH जो है वो राइट साइड में है, और एक में लेफ्ट साइड में। जिसमें राइट साइड में है वो आपका अल्फा वाला है, अल्फा फॉर्म जो आपने बोला था कि अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो अल्फा फॉर्म एग्जिस्ट करता है जब जो फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन है उस पर OH राइट साइड में हो, और बीटा फॉर्म में तब बोलोगे जब फर्स्ट नंबर कार्बन पे जो OH है वो लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इन दोनों को बोल क्या रहे हैं, तो एनोमर्स बोल रहे हैं। ये जो फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन है उसको हम लोग बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, जिसमें अपना एल्डिहाइड ग्रुप होता था, पहले हुआ करता था, अब तो नहीं है क्योंकि साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बन गया है। तो पहले नंबर ऑफ कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, और क्योंकि उसी कार्बन पे चेंज है, एक में राइट साइड में OH है, एक में लेफ्ट साइड में OH है, इसलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। तो एनोमर्स आपका कुछ नहीं है, जो अल्फा बीटा फॉर्म्स है साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर का, उसी को हम लोग एनोमर्स बोल रहे हैं। और एनोमर्स दो तरीके से होते हैं, एक अल्फा वाला एक बीटा वाला। अल्फा वाले में OH राइट साइड में प्रेजेंट है, बीटा वाले में लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। एनोमेरिक कार्बन क्या है, तो पहला कार्बन को हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल। तो वही मैंने लिखा है कि अल्फा बीटा फॉर्म्स क्या एनोमर्स है, एनोमेरिक कार्बन क्या है वो मैंने बता दिया आपको। अब अगला लाइन आपको देखने को मिलता है कि जो अपना ग्लूकोज है उसको हम लोग पायरानोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। पायरानोज स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है एक पायरन नाम का एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो कि 6 मेंबर रिंग है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 6 मेंबर रिंग का मतलब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कार्बन होता है और एक ऑक्सीजन एटम होता है। तो 6 मेंबर रिंग है जिसमें 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन एटम है, इसको हम लोग बोलते हैं पायरान। और क्योंकि जो आपका ग्लूकोज है उसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो इसी से रिजेंबल करता है, इसीलिए ग्लूकोज को हम लोग पायरानोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मोस्ट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो उसमें होगा आंसर हेवर्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो आपने दोनों बनाया है ये आपका हेवर्ट स्ट्रक्चर है, इसमें एक अल्फा फॉर्म है एक बीटा फॉर्म है। हाँ, अगर मान लो कभी पूछ दिया कि स्ट्रक्चर बना के दे दिया, पूछा कि ये अल्फा फॉर्म है बीटा फॉर्म है, उसको कैसे पहचानोगे। स्ट्रेट चेन वाली अगर इस तरीके से देगा तो पहचान ही जाओगे कि अगर राइट साइड में OH है फर्स्ट नंबर कार्बन पे तो आपका अल्फा है, और अगर लेफ्ट में है तो बीटा है। ये तो मैंने बता दिया। एनोमेरिक कार्बन पे अगर आपको इस फॉर्म में दिया है तो एनोमेरिक कार्बन पे आप पहचान सकते हो, लेकिन अगर ऐसे दिया है तो कैसे पहचानोगे। तो इसका मैंने ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्फा में याद रखो कि जो CH2OH है, मतलब जो 6 नंबर ऑफ कार्बन पे OH है और फर्स्ट पे जो OH है वो अगर आपका दूर है तो अल्फा है, और अगर वो पास है जैसे इस केस में आपको दिख रहा है तो बीटा है। ठीक है, फर्स्ट नंबर कार्बन और 6 नंबर कार्बन पे आप OH को देखोगे, अगर वो दूर दूर दिखा तो अल्फा है, पास दिखा तो बीटा है। ठीक है, वैसे आप इसको अगर याद करना चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो कि अल्फा मेल क्या होता है। अल्फा मेल होता है जो मान लो कहीं भी कुछ भी है, बहुत दूर है मान लो आपसे जो आपका गोल है, तब भी वो उसको वहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन बीटा को दिक्कत होगी पहुँचने में। तो ऐसे याद रख सकते हो कि अल्फा को फर्क नहीं पड़ता है कितना दूर है, ठीक है, वो वहाँ पहुँच ही जाएगा अपने गोल तक। तो वही है, अल्फा में जो OH है वो दूर दूर है फर्स्ट नंबर और 6 नंबर कार्बन पे, लेकिन फर्स्ट और 6 पे जो OH है वो पास है तो बीटा है। ठीक है, हेवर्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, सबसे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन देता है साइक्लिक स्ट्रक्चर का। ग्लूकोज को पायरानोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पायरन के साथ रिजेंबल करता है। पायरन कैसा दिखता है ये पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में आपको वो बोल देंगे कि ग्लूकोज इनमें से किससे रिजेंबल करता है, तो आपको पायरन बना के दे देंगे, फ्यूरान बना के दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन किसके साथ रिजेंबल कर रहा है और पायरन दिखता कैसा है। ठीक है, मान लो आपने नाम याद कर लिया लेकिन आपको याद ही नहीं कि स्ट्रक्चर दिखता कैसा है उसका। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग फ्रक्टोज के बारे में। तो फ्रक्टोज में सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि फ्रक्टोज को हम लोग कीटोहेक्सोज बोलते हैं, क्योंकि एक तो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, दूसरा इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका कीटोन है। ठीक है, तो फ्रक्टोज आपका क्या हो गया, कीटोहेक्सोज हो गया। ग्लूकोज क्या था, एल्डोहेक्सोज था। ठीक है, ग्लूकोज को हम लोग डेक्सट्रोज भी बोलते थे, ये भी एक लाइन वहाँ पे थी। ग्लूकोज कहाँ पे मिलता था, ग्लूकोज आपके राइप ग्रेप्स में मिलता था, पका हुआ अंगूर में मिलता था। और फ्रक्टोज कहाँ पे मिल रहा है, तो वेजिटेबल्स में मिल रहा है। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद फॉर्मूला इसका भी C6H12O6 है, जैसा कि ग्लूकोज का था। ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप था, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप था, वो कहाँ पे प्रेजेंट था, सबसे पहले पोजीशन पे था। लेकिन कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो 2nd नंबर कार्बन में प्रेजेंट रहता है आपका। तो
तो ये आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। एक तो डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है, दूसरा पोजीशन में भी डिफरेंस है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड पहले पोजीशन पे था, फ्रक्टोज में कीटोन जो है सेकंड नंबर पोजीशन पे। स्ट्रक्चर बाकी आप सेम बना दोगे जैसे वहाँ पे बनाते थे, सेम। थर्ड नंबर कार्बन पे आपको OH को लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी सब राइट साइड में है, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको फंक्शनल ग्रुप रखना है, और ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ आपको CH2OH लिखना है। दूसरा, अगर मैं आपको बोलूँगा कि ग्लूकोज का एग्जैक्ट नाम बताओ, तो आप बोलोगे ग्लूकोज का एग्जैक्ट नाम होता है D प्लस ग्लूकोज। एक डी का मतलब कि वो ग्लिसरल एल्डिहाइड का जो डी कॉन्फ़िगरेशन है उसके जैसा है, प्लस का मतलब कि वो वहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी था। लेकिन फ्रक्टोज का अगर मैं पूछूंगा तो ये D माइनस फ्रक्टोज होता है। मतलब कि D क्यों है, मैंने बोला था कि आपको सबसे लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन को देखना है, उस पर OH देखना है। तो सबसे लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे जो OH है वो राइट साइड में है, ग्लिसरल एल्डिहाइड में भी राइट में होता है अगर वो D है, इसलिए ये D हो गया, ठीक है। मोनोसैकेराइड कैसे चेक करना था, चाहे कोई भी हो। दूसरा, माइनस क्यों, ये तो आपको एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। माइनस है मतलब कि लीवो रोटेटरी है, तो आपको डिफरेंस याद रखना है कि दोनों ही D है, चाहे ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो। लेकिन ग्लूकोज होता है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन फ्रक्टोज आपका लीवो रोटेटरी होता है। इसके ऊपर हम लोग आगे की इंटरेस्टिंग पॉइंट भी देखेंगे, तो ये आपको ध्यान देना है। तो मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से कन्फ्यूजन ना हो। जो भी कन्फ्यूजन आपके एग्जाम में हो सकता था, मैं अभी आपके दिमाग में डाल रहा हूँ कि आपको अभी हो जाए कि अच्छा हाँ वहाँ ये था, यहाँ ये था। उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना था, तो वहाँ पे कैसे बनाते थे साइक्लिक स्ट्रक्चर। फिफ्थ नंबर कार्बन पे जो OH है वो अपना एल्डिहाइड ग्रुप के साथ जाके मिलता था। दिक्कत क्या था, फ़र्क क्या है कि वहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप था वो फर्स्ट नंबर पे था, तो आप बोलते थे कि फिफ्थ नंबर कार्बन पे OH जो है वो फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ जाके मिल रहा है। लेकिन आपको करवाना तो हमेशा यही कि फिफ्थ नंबर कार्बन पे जो OH है उसको फंक्शनल ग्रुप के साथ मिलाना है। ग्लूकोज में क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर पे कार्बन पे था, तो इसलिए आप कहते थे कि फिफ्थ नंबर का कार्बन पे जो OH है वो फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ जाके मिल रहा है। लेकिन फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड नंबर कार्बन पे, इसलिए आप यहाँ पे कहते हो कि यहाँ पे जब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें OH एट फिफ्थ नंबर कार्बन ग्रुप से मिलता है जो कि सेकंड नंबर कार्बन पे प्रेजेंट है, ठीक है। कंसेप्ट है बेसिक, कुछ रटना नहीं है इसमें। उसके बाद ग्लूकोज को आप पायरानोज भी बोलते थे क्योंकि उसका स्ट्रक्चर पायरान से मिलता था। लेकिन जो फ्रक्टोज है उसको आप फ्यूरानोज बोलते हो क्योंकि ये एक फ्यूरान करके 5 मेंबर रिंग होता है जिसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, जिसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन एटम होता है, 5 मेंबर्ड का रिंग होता है। तो इसके साथ आपका जो अपना फ्रक्टोज है वो मिलता है। और फ्रक्टोज कितने मेंबर का रिंग बनाता है, तो 5 ही मेंबर का रिंग बनाता है, ध्यान देना है, ठीक है। जो आपका ग्लूकोज था वो 6 मेंबर रिंग बनाता था, लेकिन आपका जो फ्रक्टोज है वो 5 मेंबर रिंग बनाता है। ऐसा क्यों हुआ, बेसिक कंसेप्ट, जब रिंग बना था ग्लूकोज में उसमें जो फिफ्थ नंबर कार्बन का OH था वो पहले नंबर के एल्डिहाइड से मिला था। लेकिन फ्रक्टोज में क्या हुआ कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड नंबर पे था, और हमें पता है कि हमेशा हमें जो मिलाना है वो फंक्शनल ग्रुप के साथ मिलाना है। तो फिफ्थ नंबर का जो OH है वो जाके आपके सेकंड नंबर वाले कार्बन से मिला है, तो इसलिए एक जो कार्बन है वो रिंग के बाहर रह गए, ठीक है। वही यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बनता है, जबकि फॉर्मूला दोनों का सेम है। तो ये आपको याद रखना है कि ग्लूकोज में 6 मेंबर रिंग, फ्रक्टोज में 5 मेंबर रिंग, ग्लूकोज में पायरानोज, फ्रक्टोज में फ्यूरानोज। दूसरा, इसमें भी अल्फा बीटा फॉर्म होगा। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था अल्फा बीटा का, अल्फा अगर इस फॉर्म में है तो अब आपको देखना था कि OH जो है वो राइट में है या लेफ्ट में है, ठीक है। तो OH आपको दिख रहा है, OH यहाँ पे राइट में है तो अल्फा है, OH यहाँ पे लेफ्ट में है तो बीटा है। बाकी यहाँ पे भी हेवर्ट स्ट्रक्चर बनाते हो क्योंकि यहाँ पे भी 2 फॉर्म्स है, 2 एनोमर्स है, अल्फा और बीटा, तो वो सेम चीज़ है। बाकी यहाँ पे बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे वहाँ पे जो ग्लूकोज का बनाते थे वहाँ पे अल्फा D प्लस होता था, यहाँ पे माइनस है क्योंकि फ्रक्टोज जो है लीवो रोटेटरी होता है, ठीक है। तो ये मैंने कंपेयर करवा दिया आपको सब कुछ, और तो कुछ नहीं बचा। तो जितना भी मैंने हाईलाइट किया और जो बोला है अच्छे से याद कर लेना, यहीं से क्वेश्चन बन के आएगा। आगे चलते हैं हम लोग, मोनोसैकेराइड हम लोग का खत्म हो गया, अब डायासैकेराइड देखते हैं और उसके बाद पॉलीसैकेराइड देख के कार्बोहाइड्रेट को खत्म करेंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग डायासैकेराइड। अब आपको पता है कि मोनोसैकेराइड में तो एक ही यूनिट होता था, तो इसमें जोड़ने की तो कोई बात ही नहीं थी कि कैसे हम लोग एक मोनोसैकेराइड को दूसरे के साथ जोड़ेंगे। लेकिन डायासैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड होता है और वो दोनों आपस में जुड़े होंगे। तो कैसे जुड़े होते हैं, किस लिंकेज के थ्रू, किस बॉन्ड का नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो सबसे पहले याद रखो कि डायासैकेराइड्स में या फिर पॉलीसैकेराइड्स में जो बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता कैसे है, तो पानी का लॉस होता है यहाँ पे और तब बनता है, ठीक है। तो वाटर का लॉस होने के बाद यहाँ पे आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड से कैसे जुड़े होते हैं, तो ऑक्सीजन एटम से जुड़े होते हैं। मतलब कि बनने के बाद आपको क्या दिखता है, बनने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम बीच में दिखता है और 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स दिखते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे H2O का लॉस हुआ होगा, उसके बाद ये बना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि 2 मोनोसैकेराइड किससे जुड़े हैं, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े रहते हैं। तीसरा पॉइंट कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में 2 मोनोसैकेराइड एक ऑक्सीजन एटम से जुड़े होते हैं। 3 पॉइंट आपका हो गया, इसलिए इसको ऑक्साइड लिंकेज भी बोलते हैं, ये देखो, ठीक है। तो 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में। तो कभी भी कोई स्टेटमेंट आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर सबसे पहले याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है कि नॉन रिड्यूसिंग में आता है आपका सुक्रोज और रिड्यूसिंग शुगर में आता है आपका माल्टोज और लैक्टोज,
ठीक है। तो माल्टोज और लैक्टोज आपके रिड्यूसिंग शुगर हैं और सुक्रोज जो है आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आता है। अच्छा, अब रिड्यूसिंग शुगर का जब डेफिनेशन हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि ऐसे शुगर्स जो कि टॉलरेंस या फेलिंग्स को रिड्यूस कर दे, ठीक है। और टॉलरेंस फेलिंग्स को रिड्यूस करने के लिए या तो उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए या फिर कीटोन ग्रुप होना चाहिए। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे जो रिड्यूसिंग ग्रुप है, जब आपने बॉन्ड किया मोनोसैकेराइड को मान लो आप जोड़ रहे हो और उसमें मान लो आपने एक का एल्डिहाइड और दूसरे का कीटोन लेके वाटर निकाल दिया और एल्डिहाइड और कीटोन के थ्रू जोड़ दिया, तो उसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करके बताऊंगा कि अगर मान लो आपने जब आप मोनोसैकेराइड यूनिट्स को जोड़ रहे हो तो आपको बेसिकली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाना है, जिसके लिए आपको वाटर निकालना पड़ता है। अब वाटर आप कहीं भी किसी के भी OH और H को लेके निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपने निकालते समय एक का एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और दूसरे का जो कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है उसको लेके आपने वाटर निकाल दिया, तो अब आपका एल्डिहाइड और कीटोन बचा ही नहीं, जो आपका डाइसैकेराइड बना है। तो ये जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाता है। इसलिए सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग है क्योंकि वहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन से जुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो ग्रुप जो है एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई भी एक ग्रुप आपका फ्री बच गया तो उसमें वो ग्रुप रहेगा, और वो ग्रुप रहेगा तो वो रिड्यूस अभी भी कर पाएगा टॉलरेंस और फेलिंग्स, और इसलिए वो रिड्यूसिंग शुगर रहेगा, जैसा कि माल्टोज और लैक्टोज में होता है। तो वही हम लोग अभी यूज़ करने वाले इसी कंसेप्ट को और आगे देखेंगे। तो आपको क्या क्या याद करना है बताते जाऊँगा, आपको याद करना है। सबसे पहला पॉइंट इससे याद करना था आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, कैसे बनता है, उसमें किस आइटम से जुड़ा होता है। दूसरा पॉइंट कि रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल्स क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल क्या है। तीसरा पॉइंट सुक्रोज के बारे में बात करते हैं कि सुक्रोज किससे बना होता है। सबको पता है सुक्रोज आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है, इतना आपको सबको पता है, ठीक है, नाम नहीं भूलोगे। दूसरा पॉइंट आपको पता है ग्लूकोज कैसा एग्जिस्ट करता है, D+ के फॉर्म में, और फ्रक्टोज D- के फॉर्म में। तो ये कोई रटने वाली बात तो हुई नहीं कि D+ ग्लूकोज और D- फ्रक्टोज। ये तो आपको पता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है, और ग्लूकोज हमेशा D+ के फॉर्म में रहेगा और फ्रक्टोज हमेशा D- के फॉर्म में रहेगा। तो सिंपल, ये आप लिख लोगे कहीं भी। अच्छा, दूसरा पॉइंट कि अब किस कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे जो लिंकेज बनेगा वो कौन कौन से कार्बन के बीच बनेगा, ये दूसरा पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता था वो किस पे होता था, तो फर्स्ट नंबर कार्बन पे होता था, एल्डिहाइड होता था। और फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता था वो सेकंड नंबर कार्बन पे होता था, जो कि होता था कीटोन। तो अगर आपको इसको जोड़ना है तो आप किससे जोड़ोगे, C1 को C2 के साथ, है ना। इसीलिए ये सुक्रोज जो है वो आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि आपका एल्डिहाइड भी यूज़ हो गया, कीटोन भी यूज़ हो गया, और आपका कहीं भी एल्डिहाइड कीटोन बचा ही नहीं। एल्डिहाइड कीटोन बचा नहीं तो टॉलरेंस और फेलिंग्स के साथ रिडक्शन नहीं दिखाएगा, तो ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। इसीलिए सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो जो भी ये चीज़ भूल जाएंगे एग्जाम में, उसके लिए याद करने के लिए, अगर आपको मान लो कभी पूछ दिया कि सुक्रोज किससे बॉन्डेड रहता है, कौन कौन से कार्बन के बीच, मान लो आपने याद किया था भूल गए, तो आप ये याद कर लेना कि सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग है। नॉन रिड्यूसिंग है मतलब उसमें एल्डिहाइड कीटोन नहीं बचना चाहिए। बना किससे होता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। तो ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है जो कि कार्बन नंबर 1 पे है, तो कार्बन नंबर 1 को मैं जोड़ दूंगा फ्रक्टोज में जिस पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कि C2 के साथ, तो C1 और C2 के साथ यहाँ पे जुड़े होते हैं सुक्रोज में। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अच्छा, तो ये आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है कि C1 और C2 बॉन्डेड होता है सुक्रोज में, ठीक है। C1 किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का, C2 किसका, बीटा डी फ्रुक्टोज का। क्यों, क्योंकि C1 पे एल्डिहाइड है और C2 पे आपका कीटोन है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए जो मैंने समझा दी। मेन आपको जो मैंने हाईलाइट किया वो याद करना है, बाकी मैंने आपको समझा दिया, वो सारे कंसेप्ट हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूसिंग ग्रुप जो है इन्वॉल्व हो गए, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये आपका AR क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि सुक्रोज जो है आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सही बात, रीज़न आपका ये लिख के दे देंगे क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो इन्वॉल्व हो गए हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन में, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये चीज़ कि सुक्रोज कैसा होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि सुक्रोज जो है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक है। पहला पॉइंट याद रखो कि सुक्रोज कैसा है, तो सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एकदम सही बात, ठीक है। लेकिन जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको ग्लूकोज मिलेगा और फ्रक्टोज मिलेगा। अब आपको पता है कि ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, D+ ग्लूकोज, और फ्रक्टोज होता है D- फ्रक्टोज। तो D+ मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो ग्लूकोज आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन जो आपका फ्रक्टोज है वो आपका लीवो रोटेटरी है। और अब अगर आप एग्जैक्ट डिग्री में जाओगे तो डिग्री में ग्लूकोज +52.5 डिग्री से टर्न करता है लाइट को, और जो फ्रक्टोज है वो -92.4 डिग्री से टर्न करता है। तो मतलब कि फ्रक्टोज डोमिनेट करेगा, और इसलिए जो आपका मिक्सचर बनेगा वो फाइनली लीवो रोटेटरी बनता है। तो हुआ क्या कि सुक्रोज जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, वहाँ से जो फाइनल मिक्सचर बना वो लीवो रोटेटरी हो गया, और इसीलिए ये जो मिक्सचर आपका मिलता है फाइनली उसको हम लोग इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँगा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज करने के बाद आपको इन्वर्ट शुगर मिलता है, तो सही है। इन्वर्ट शुगर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो रोटेशन का साइन है वो चेंज हो गया। सुक्रोज जहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी था प्लस था, वहीं पे जो मिक्सचर है उसका नेट अगर निकालोगे तो माइनस होगा, लीवो रोटेटरी होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है।
तो कभी भी यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत मत करना, ठीक है, इसको बहुत लोग मिस करके आएंगे। और इन्वर्ट शुगर हम लोग किसको बोल रहे हैं, वो जो मिक्सचर बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, उस मिक्सचर को हम लोग इन्वर्ट शुगर बोल रहे हैं, ना कि सुक्रोज को। जनरली बोल देते हैं कि सुक्रोज इज इन्वर्ट शुगर, तो सही बात है, लेकिन एक्चुअली अगर हम लोग बोलेंगे कि जो फाइनल हाइड्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, जिसमें ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज रहता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखिए कि जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है हाइड्रोलिसिस के बाद उसको हम लोग इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, जिसमें ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी करना चाह रहा है और जो फ्रक्टोज है लीवो रोटेटरी करना चाह रहा है, लेकिन फ्रक्टोज डोमिनेट कर जाएगा, इसलिए फाइनल आपका जो है लीवो रोटेटरी हो जाएगा, जो कि उल्टा हो गया इनिशियल से, इसलिए इन्वर्ट यूज़ हो गया यहाँ पे वर्ड में, इन्वर्ट शुगर। अब बात करते हैं हम लोग माल्टोज के बारे में। तो सबसे पहले जैसे बात करते हैं सुक्रोज सबको पता था ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है, वैसे ही माल्टोज सबको पता है कि ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपको पता है, दूसरा पॉइंट क्या पता है कि माल्टोज आपका एक रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका फ्री होना चाहिए, अगर फ्री नहीं हुआ तो ये अपना नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ग्लूकोज से मिलकर बना है, ग्लूकोज में दोनों ही जो फंक्शनल ग्रुप है कहाँ पे होंगे, C1 पे होंगे, तो आप C1 को तो नहीं जोड़ सकते। तो ये याद रखो कि जब भी आपको रिड्यूसिंग शुगर बनाने हो तो उस केस में आप C1 और C4 को जोड़ोगे, ठीक है। अच्छा, तो किसके तो यहाँ तो सिंपल है, दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज होगा। तो मैं सुक्रोज में आपको एक पॉइंट बताना भूल गया कि मैंने ये सबसे बता दिया कि एक D+ होगा, एक D- होगा, ये सब कर लोगे, लेकिन ये ध्यान देना है कि C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का आप अल्फा उठा रहे हो, लेकिन फ्रक्टोज का आप बीटा वाला उठा रहे हो, बीटा फॉर्म उठा रहे हो, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, ये आपको ध्यान देना है। वैसे ही माल्टोज का जब आप कर रहे हो तो C1 और C4 के बीच लिंकेज होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज के बीच लिंकेज होगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्योंकि ग्लूकोज है तो अगर फंक्शनल ग्रुप बचेगा भी तो कीटोन वाला तो बचेगा नहीं, क्योंकि दोनों के पास एल्डिहाइड ही है, तो अगर फ्री बचेगा तो एल्डिहाइड बचेगा, तो वही लिख रहा है कि यहाँ पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप बच जाता है, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक है, सिंपल। तो अगर कभी भी AR के फॉर्म में आता है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये आप खुद से बना सकते हो इस चीज़ को कि रिड्यूसिंग है मतलब कि फ्री फंक्शनल ग्रुप बचा होगा और इससे रिड्यूसिंग ये होता है। तो ये होगा कि किसके बीच लिंकेज है और एग्जैक्टली किसके बीच, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज के C1 C4 के बीच में आपको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तीसरा आते हैं लैक्टोज के ऊपर। लैक्टोज आपको सबको पता है कि मिल्क शुगर है और इसमें लिंकेज जो देखने को मिलेगा यहाँ पे भी, ये भी आपका रिड्यूसिंग है। तो मैंने बोला था कि रिड्यूसिंग में आपको C1 C4 के बीच लिंकेज लगाना है, तो C1 C4 के बीच मिलेगा। और ऊपर था आपका अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। आपको पता है लैक्टोज जो है वो मिलकर बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का, पहले तो नाम याद रखो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है। और दूसरा इसमें दोनों ही बीटा फॉर्म आपको लेना है, तो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है, ऑल्सो आपको ये ध्यान रखना है कि जब बॉन्ड बनाओगे तो जो C1 लोगे वो बीटा डी गैलेक्टोज का लोगे और C4 जो होगा वो बीटा डी ग्लूकोज का होगा। तो आपको एक्जैक्टली याद होना चाहिए पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज बहुत सारे ऑप्शन बना देंगे, 4 ऑप्शन, कि C1 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज गलत हो जाएगा, C4 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक्जैक्टली याद रखना है कि C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो लैक्टोज में आपको ये ध्यान रखना है। तो मैं इसको सीरियली याद रखता था, सुक्रोज अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, C1 C2 के बीच। माल्टोज दोनों ही ग्लूकोज होंगे, तो यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज C1 C4। लैक्टोज का मैंने कैसे याद रखा था कि C1 और C4 के बीच होगा लिंकेज, C1 जो होगा वो गैलेक्टोज का होगा और दोनों ही यहाँ पे बीटा फॉर्म है, तो बीटा डी गैलेक्टोज ऑफ C1, तो C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। ऐसे मैंने याद रखा था सीरियली। बाकी अब अगर कभी एग्जाम में आता है और आपसे पूछ दिया कि कौन सा ये है, मतलब कौन सा डाइसैकेराइड है, बस डायग्राम देके बता दो, तो उसका मतलब जैसे आपको दोनों ही 6 मेंबर ड्रिंक दिखे और अपना सीधा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दिखे, समझ जाना ये माल्टोज है। और एक 6 मेंबर ड्रिंक और एक 5 मेंबर ड्रिंक दिखे और अपना एक स्ट्रेट चेन दिखे, समझ जाना ये क्या है, सुक्रोज है, ठीक है, क्योंकि ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। आगे चलते हैं, सारे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इससे बाहर पूछ ही नहीं सकते आपसे, ठीक है। आगे चलते हैं, पॉलीसैकेराइड देखते हैं। अब आते हैं हम लोग पॉलीसैकेराइड में। और पॉलीसैकेराइड में सबसे पहले आपको देखना है कि पॉलीसैकेराइड जनरली क्यों यूज़ होता है आपकी बॉडी में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो पॉलीसैकेराइड आपका यूज़ होता है कोई भी चीज़ स्टोर करवाने में या फिर स्ट्रक्चरल मटेरियल की तरह यूज़ होता है स्ट्रेंथ देने के लिए। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, याद करते समय ट्रिक बताया था कि अगर आप पॉलीसैकेराइड को याद कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसा चीज़ जो स्टोरेज दे रहा है, तो स्टार्च और ग्लाइकोजन, और कोई भी ऐसा चीज़ जो स्ट्रक्चरल फंक्शन दे रहा है जैसे कि सेल्यूलोज, तो ये आपके पॉलीसैकेराइड हो गए। उसके बाद सबसे पहला देखते हैं हम लोग स्टार्च। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन बन के आ सकता है, ध्यान देना है। तो स्टार्च मैंने बताया था कि ये प्लांट में स्टोरेज की तरह यूज़ होता है, मतलब प्लांट में फूड स्टोर करने के लिए आपका स्टार्च यूज़ होता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये किससे बना होता है, तो ये आपका जो स्टार्च है वो अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है।
ये सेल्यूलोज में जब हम लोग डिस्कस करें तो उल्टा होगा, सेल्यूलोज में बीटा डी ग्लूकोज से बनता है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो, कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि जो स्टार्च है वो अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और इसमें दो कंपोनेंट होता है, एक होता है एमाइलोज, एक होता है एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। और इसके बीच का डिफरेंस याद कर लोगे तो आपका स्टार्च हो जाएगा। तो स्टार्च में पहला पॉइंट की स्टोरेज ऑफ फूड के लिए यूज़ होता है प्लांट्स में। दूसरा पॉइंट कि अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तीसरा पॉइंट, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज में अगर अब मैं बात करवाता हूँ एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बारे में, तो देखो एमाइलोज जो है वो आपका वाटर सॉल्युबल होता है और एमाइलोपेक्टिन आपका इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस एमाइलोज। अब देखो स्टार्च अगर मैं आपको बोलूँगा, स्टार्च सुन के आपको थोड़ा सा फैट के टाइप में दिमाग में आता है, ठीक है, स्टार्च है ना, स्टार्च थोड़ा फैटी चीज़ ऐसा हो गया। तो अगर आप वाटर में डिसॉल्व कराओगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो मेजर पोर्शन जो होगा आपके स्टार्च का वो इनसॉल्युबल होना चाहिए था, जो कि आपका एमाइलोपेक्टिन है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि जो आपका एमाइलोज है जो कि वाटर सॉल्युबल है वो कम अमाउंट में होता है, 15 से 20% होता है, और जो आपका बचा है 80 से 85% वो आपका एमाइलोपेक्टिन जो कि इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ इनसॉल्युबल होगा वो एकदम सीधा सीधा तो होगा नहीं, है ना भाई। जो चीज़ इनसॉल्युबल मतलब कोई चीज़ घुलना नहीं चाह रहा है तो भाई वो जिद्दी होगा, तो उसमें काफ़ी सारा ब्रांच निकला होगा। तो इसलिए एमाइलोपेक्टिन आपका ब्रांच होता है और एमाइलोज जो है आपका वो अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। दोनों ही आपके अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं क्योंकि है तो स्टार्च। लास्ट क्या है कि जो एमाइलोज है उसमें आपको सिर्फ एक ही लिंकेज देखने को मिलता है C1 और C4 के बीच, लेकिन एमाइलोपेक्टिन में आपको दो लिंकेज देखने को मिलता है। अगर मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाऊँ, ये रहा आपका एमाइलोज जिसमें सिर्फ C1 C4 के बीच लिंकेज है, जिसको आप अल्फा लिंक बोल रहे हो। लेकिन अगर आपको मैं एमाइलोपेक्टिन दिखाऊँ तो यहाँ पे स्ट्रेट चेन की जब हम लोग बात करेंगे तो वहाँ तो 1 और 4 के बीच लिंकेज है, 1 और 4 के बीच। लेकिन जब हम लोग ये ब्रांच की बात करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो वहाँ पे 1 और 6 के बीच लिंकेज है, देखो है ना, 1 और 6 के बीच यहाँ पे लिंकेज है, ठीक है। तो जब भी हम लोग स्ट्रेट चेन की बात करेंगे तो 1 और 4 के बीच लिंकेज आएगा। और क्योंकि एमाइलोज में सिर्फ यही होता है तो इसलिए 1 और 4 लिंकेज देखने को मिलता है उसमें सिर्फ। लेकिन एमाइलोपेक्टिन में आपका ब्रांच पार्ट है तो उसमें आपका स्ट्रेट चेन भी होगा, ब्रांचिंग भी होगी। तो ब्रांचिंग के टाइम पे आपको C1 और C6 के बीच आपको लिंक दिखेगा, और स्ट्रेट चेन जब की बात करोगे तो 1 और 4 के बीच आपको लिंक दिखेगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि एमाइलोपेक्टिन की जब आप बात करोगे तो आपको C1 C4 और C1 C6 दोनों ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलेंगे, लेकिन एमाइलोज में आपको सिर्फ C1 और C4 के बीच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से कंपैरिजन करना आना चाहिए। जैसे मैंने आपको दिमाग में बताया वैसे याद करना कि स्टार्च सुनते ही आपके दिमाग में इनसॉल्युबिलिटी आती है कि वो डिजॉल्व नहीं होगा, थोड़ा फैटी चीज़ है। तो फैटी चीज़ है तो जो आपका इसमें जो भी आपका इनसॉल्युबल वाला पार्ट होगा वो आपका ज़्यादा होगा, वही आपका अनब्रांच होगा। तो आपको बस याद रखना है कि कौन सा इनसॉल्युबल वाला पार्ट है। तो एमाइलोज आपका सॉल्युबल है, सुन के ही लगता है, और एमाइलोपेक्टिन आपका इनसॉल्युबल, ठीक है। जो सॉल्युबल है वो कम होगा 15 से 20%, जो इनसॉल्युबल है वो ज़्यादा होगा 80 से 85%। एमाइलोपेक्टिन जो कि सॉल्युबल नहीं है वो ब्रांच्ड होगा, ठीक है। दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं क्योंकि स्टार्च है। जो अनब्रांच्ड है उसमें एक ही चेन होगा तो सिर्फ C1 C4 के बीच लिंकेज। जो ब्रांच्ड है उसमें दो लिंकेज होंगे, एक स्ट्रेट वाला तो C1 C4 और एक जो ब्रांचिंग होगी तो C1 C6, ठीक है। बस खत्म, स्टार्च आपका कवर हो गया। अब आते हैं हम लोग सेल्यूलोज पे। तो मैंने बोला था सबसे पहला पॉइंट कि स्टार्च में याद रखना कि अल्फा डी ग्लूकोज से, और सेल्यूलोज में याद रखना कि बीटा डी ग्लूकोज से। याद रखने का ट्रिक कैसे, मैंने ऐसे याद रखा था कि स्टार्च में ए आता है, ठीक है, तो इसलिए उसमें अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा। लेकिन सेल्यूलोज में आपका नहीं आता है, ए तो एक नहीं आता है, पहला पॉइंट। दूसरा सी आता है, और सी जो है बी के पास है इसलिए बीटा डी ग्लूकोज, मैंने ऐसे याद रखा था। दूसरा पॉइंट कि जो सेल्यूलोज है, अगर आप बायोमॉलिक्यूल पढ़ोगे तो उसमें आपने देखा था कलर वाला पॉइंट कि आयोडीन से जब कलर करते हैं तो स्टार्च तो कलर लेता है लेकिन आपका सेल्यूलोज नहीं लेता है क्योंकि वो स्ट्रेट चेन होता है, ठीक है। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रेट चेन यहाँ पे होता है सेल्यूलोज, दूसरा पॉइंट। लेकिन आपने देखा था स्टार्च में आपको ब्रांचिंग भी देखने को मिलती है, इसलिए वो जो आयोडीन पे जब आप कलर करते हो तो वायलेट कलर देता है, ठीक है, तो वो होल्ड कर पाता है उस चीज़ को। दूसरा पॉइंट, अगर सिर्फ स्ट्रेट चेन होगा तो आपने ऊपर भी देखा था स्ट्रेट चेन में सिर्फ आपको एक ही लिंकेज देखने को मिलती है जो कि था C1 और C4, तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ C1 C4 देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही बस कंपेयर करके आपको सब याद हो जाता है, एक बार याद करो बाकी सब सेम होता है, ठीक है। तो सेल्यूलोज आपका स्ट्रेट चेन क्योंकि वो कलर नहीं लेता है, बायोमॉलिक्यूल बायोलॉजी चैप्टर, ठीक है। दूसरा पॉइंट सी है तो बीटा से पास है, ए इसमें है नहीं तो बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होगा, और क्योंकि सिर्फ स्ट्रेट चेन है तो C1 C4 का लिंकेज होगा, और इस लिंकेज को हम लोग बीटा लिंक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि सेल्यूलोज में आपको अगर एक स्टेटमेंट को बनाना हुआ ये बना सकते हैं कि सेल्यूलोज में आपको बीटा लिंक्स देखने को मिलता है, सही बात है। स्टार्च में आपको अल्फा लिंक्स देखने को मिलते हैं जो कि हमने ऊपर देखा था। दूसरा पॉइंट, जो सेल्यूलोज है वो मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है प्लांट किंगडम का, तो एकदम सही बात है, तो इस लाइन को भी ध्यान दे सकते हो। अब आते हैं हम लोग ग्लाइकोजन के ऊपर। एनिमल्स में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट वही हो गया कि इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं क्योंकि ये एनिमल्स में फूड स्टोरेज का एक जरिया है। दूसरा पॉइंट कि ये भी जो है ना थोड़ा सा ब्रांच फॉर्म में होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन का। फिर से जाओ बायोलॉजी के बायोमॉलिक्यूल में, वहाँ पे तीन बात हुई थी, एक स्टार्च, एक सेल्यूलोज, एक ग्लाइकोजन।
स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ही कलर लेता था क्योंकि दोनों ही ब्रांच थे, लेकिन सेल्यूलोज कलर नहीं लेता था क्योंकि वो अनब्रांच था। तो ये जो ब्रांचिंग वाला पॉइंट है तो वो आप सीधे बायोमोलिक्यूल बायो चैप्टर से याद रख सकते हो। तो ये भी आपके एमाइलोपेक्टिन की तरह ही होता है। क्यों? क्योंकि ये हाईली ब्रांच है। कहाँ पे स्टोर होता है ग्लाइकोजन? लिवर में, मसल्स में और ब्रेन में स्टोर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। आप जब आगे जाओगे एमबीबीएस करोगे तो वहाँ पे पॉइंट आएगा कि मेनली जो ग्लाइकोजन है वो कहाँ पे स्टोर रहता है, लिवर में, मसल्स में और ब्रेन में। और ये आपकी यीस्ट और फंजाई में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अगर उनको कभी मन किया कि ग्लाइकोजन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं सब कुछ छोड़ के, ठीक है, तो वो ये आपके 4-5 स्टेटमेंट्स बनाएंगे। तो वो स्टेटमेंट्स आपके जो भी बनाते थे मैंने आपको बता दिया कि वो एनिमल स्टार्च होता है, यीस्ट और फंजाई में भी मिलता है, बना देंगे कि यीस्ट और फंजाई में नहीं मिलता है। तो अब बहुत लोगों को ये लाइन इग्नोर करके जाएंगे, तो वो इस लाइन पे घुमाना चाहेंगे आपको, तो ये देखना है। या फिर वो बोलेंगे कि जो ग्लाइकोजन है वो एमाइलोज के स्ट्रक्चर की तरह मिलता है, तो गलत हो गया, एमाइलोपेक्टिन से मिलता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का इंपॉर्टेंस क्या था। तो पुराने समय में जाओगे तो कार्बोहाइड्रेट का मेनली हम लोग हनी को यूज़ करते थे। तो हनी यूज़ करते थे एज ए इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है, जल्दी लोगे और जल्दी इंस्टेंट, जैसे आजकल आप ग्लूकोज लेते हो, तो उस समय में आप हनी को यूज़ करते थे जब आयुर्वेदिक टाइम था। दूसरा सेल वॉल में, या फिर दूसरा आपको पता है कि सेल वॉल में यूज़ होता है बैक्टीरिया प्लांट्स में सेलुलोज के फॉर्म में, या फिर स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। अभी आपने देखा स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये जो सेल्यूलोज होता है उसी का आप फर्नीचर बनाते हो या उसी का आप क्लोथ्स बनाते हो, ठीक है। तो टेक्सटाइल में यूज़ होगा एज ए रॉ मटेरियल। पेपर में, आपको पेपर भी वही चीज़ हो गया, ठीक है ना। लिकर, ब्रेवरीज, इन सब में यूज़ होता है आपका। अभी हमने ग्लूकोज की बात की थी। ग्लूकोज भी आपका एक एल्डोहेक्सोज था। और फ्रक्टोज की बात की थी। फ्रक्टोज क्या था आपका? कीटोहेक्सोज था। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे कुछ एल्डोपेंटोजेस के एग्जांपल दो, तो सिंपल एल्डोपेंटोज का मतलब क्या है कि पेंटोज शुगर आपसे मांग रहे हैं, और पेंटोज शुगर नाम में आते ही आपके दिमाग में आता है राइबोज शुगर, ठीक है। तो आपसे बेसिकली राइबोज शुगर पूछा है, तो 2 राइबोज शुगर आप मेनली यूज़ करते हो, जो कि न्यूक्लिक एसिड्स में होता है, डीएनए और आरएनए, है ना। तो डीएनए में क्या होता है? 2-डीऑक्सी राइबोज होता है, और आरएनए में आपका सीधे राइबोज होता है। तो वही लिखा है कि आपका 2 एल्डोपेंटोजेस जो कि आप न्यूक्लिक एसिड्स में देखते हो वो है डी राइबोज, जो कि आरएनए में होता है, और 2-डीऑक्सी डी राइबोज। तो यहाँ पे डी स्पेसिफाई कर रहा है कन्फिग्रेशन। तो ये ध्यान रखना है कि जो दोनों ही हैं वो डी है। देखो आपके सिलेबस में एल है ही नहीं, ठीक है, जितना भी है सब में डी है, तो डी आप डाल सकते हो। कभी भी अगर कन्फ्यूजन हुआ कि डी है एल है तो डी था, ठीक है। तो डी राइबोज आरएनए, 2-डीऑक्सी डी राइबोज डीएनए। आपको फुल फॉर्म में भी याद आ जाएगा कि डीएनए में क्या आता है? डीऑक्सी राइबोज होता है, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना कि कौन सा किसका है। तो ये आपके दोनों क्या है? एल्डोपेंटोजेस हैं, क्योंकि आपको पता है कि राइबोज जो है वो पेंटोज शुगर है, ठीक है। और एल्डोपेंटोजेस का मतलब कि दोनों में ही एल्डिहाइड है। तो कभी पूछना चाहें कि आपसे ऐसे घुमा के कि 2-डीऑक्सी डी राइबोज में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड कीटोन, तो एल्डिहाइड होता है क्योंकि वो एल्डोपेंटोज है, ठीक है। सिंपल, कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको मेन पॉइंट याद होना चाहिए कि एल्डोपेंटोज के 2 एग्जाम्पल है, 2-डीऑक्सी राइबोज जो कि डी है, 2-डीऑक्सी डी राइबोज और डी राइबोज, ठीक है। आगे चलते हैं, इंटेक्स क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला पॉइंट पूछ रहा है कि ग्लूकोज और सुक्रोज जो है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन सॉल्युबल नहीं होता है। सिंपल, ग्लूकोज सुक्रोज में आपको याद है स्ट्रक्चर में OH भर के था। OH अगर भर के है तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, लेकिन साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा। तो सिंपल यही रीज़न है कि क्यों ग्लूकोज और सुक्रोज जो है सॉल्युबल होता है। तो ये आपका AR क्वेश्चन बन के आ सकता है यहाँ से। दूसरा पॉइंट कि लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बताओ। तो लैक्टोज आपको पता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, और गैलेक्टोज ग्लूकोज में भी अगर मैं पूछूँ अल्फा बीटा क्या, तो बीटा, ठीक है। मैंने आपको ऑटोजेनिक मेमोरी क्रिएट करने की कोशिश करूँ तो आपको दिखा कि जो लैक्टोज है वो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना था। और ये हैबिट डालो कि आप बीटा डी गैलेक्टोज पहले बोलोगे क्योंकि उसी का C1 यूज़ होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कि हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंटा एसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज। कैसे एक्सप्लेन किया था? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने वही किया था, अपना साइक्लिक हेमी एसिड बनाया था। और इसको एक्सपेरिमेंट हमने कैसे किया था? हमने हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन कराने की कोशिश की थी इसकी, तो रिएक्शन नहीं दिखा रहा था। तो इससे पता चला कि एल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट है। बाकी इसको सही कैसे किया, हमने एक्सप्लेन कैसे किया, तो कि हमने बताया कि जो C5 ग्रुप का OH है वो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ मिलकर साइक्लिक हेमी एसिड बना रहा है, जिसमें अल्फा बीटा 2 फॉर्म्स होते हैं। वही सब यहाँ पे बताना है आपको।